नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। समाजशास्त्र एक महत्वपूर्ण विषय है। भारत में इसके 100 साल कंप्लीट हो गए हैं। 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय से इसकी शुरुआत हुई थी और भारत में जैसा कि हम देखते हैं समाजशास्त्र के 2-3 स्कूल चलते हैं। स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी जो हम कहते हैं वो चलते हैं। एक मुंबई स्कूल चलता है और क्योंकि संस्थापक है मुंबई स्कूल तो नेचुरली उसका तो अपने आप में महत्व है। वहाँ दुर्जटी वहाँ पे एक लंबी फहरिस्त मिलती है। फिर उसके बाद लखनऊ स्कूल आता है, कलकत्ता स्कूल भी था और बड़ौदा। फिर धीरे 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 पूरे भारत में छा गया। मुंबई विश्वविद्यालय जो है घुरिये के लिए जाना जाता है और लखनऊ विश्वविद्यालय का समाजशास्त्र विभाग राधा कमल मुखर्जी, A.K. सरन, D.P. मुखर्जी और श्यामाचरण दुबे से लेके एक लंबी फहरिस्त। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। आज 5 अक्टूबर है। 5 अक्टूबर जन्मदिन है। 5 अक्टूबर एक प्रख्यात समाजशास्त्री, हम कह सकते हैं भारतीय समाजशास्त्र के आधार स्तंभों में जिनकी गिनती होती है ना, उनको हम ले सकते हैं, जो कि एक समाजशास्त्र के संस्थापक सदस्य हैं, D.P. मुखर्जी। उन पे हम आज चर्चा करेंगे। D.P. मुखर्जी जिनका जन्म 5 अक्टूबर 1894 को कलकत्ता के एक बांग्ला परिवार में हुआ था। मध्यम वर्गीय परिवार था, लेकिन इनके परिवार में बौद्धिक कुशाग्रता बहुत थी। सभी इंटेलेक्चुअल फैमिली से जाने जाते थे और D.P. मुखर्जी जिनका नाम धुरजटी प्रसाद मुखर्जी है, लेकिन समाजशास्त्र में D.P. के नाम से जाने जाते हैं। D.P. मुखर्जी, D.P. मुखर्जी भी नहीं, D.P. के नाम से विख्यात ये एक समाजशास्त्री जो हैं, वास्तव में हमारे संस्थापक समाजशास्त्रों में इनकी गिनती की जाती है। भारतीय समाजशास्त्र के जनक में से एक हैं। जैसा कि हमने कहा ही कि कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है और शुरू में विज्ञान पढ़ना चाहते थे। बाद में अर्थशास्त्र, इतिहास और राजनीति शास्त्र का इन्होंने अध्ययन किया। स्नातक की उपाधि ली इन 3 विषयों के साथ। अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि लेने के लिए इंग्लैंड चले गए, लेकिन वहाँ से इनको वापस लौटना पड़ा क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया था और ये वापस भारत आए। इन्होंने अपना शिक्षण कार्य जो है कलकत्ता के बंगवासी कॉलेज से प्रारंभ किया और बाद में लखनऊ में समाजशास्त्र विभाग की जब स्थापना हुई थी, वहां अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के व्याख्याता के पद पे गए। अर्थशास्त्र के साथ समाजशास्त्र का अध्यापन करते थे। 32 साल आप यहाँ रहे, एक लंबा समय है। इनको ले गए गए थे राधा कमल मुखर्जी, लेकिन राधा कमल मुखर्जी से इनके विचारों की कभी एकता नहीं रही। ये वहां समाजशास्त्र के व्याख्याता रहे, 32 वर्ष वहां नौकरी की। लखनऊ विश्वविद्यालय से जो राधा कमल मुखर्जी और D.P. मुखर्जी इनकी जोड़ी थी, 1954 में प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हुए। 1 साल आपने हेग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज में विजिटिंग प्रोफेसर का दायित्व भी संभाला, वहन किया। लखनऊ से सेवानिवृत्ति के पश्चात अलीगढ़ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर पद पर आपको आमंत्रित किया, जहां इन्होंने अपनी सेवाएं दी और अर्थशास्त्र पे काफी काम किया। आप पहले भारतीय समाजशास्त्री सम्मेलन के पहले अध्यक्ष थे। आप भारतीय समाजशास्त्र सम्मेलन के पहले अध्यक्ष थे और अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्री परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे। आप प्रतिभाओं के धनी। आपने समाजशास्त्र को अर्थशास्त्र, साहित्य, संगीत और कला में भी आपका, समाजशास्त्र नहीं, अर्थशास्त्र, साहित्य, इतिहास, कला में भी आपका योगदान था। जो आज हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही ना कि बच्चों को संगीत, तो ये कहते थे कि बच्चों को इतिहास भी जानना चाहिए, विज्ञान भी जानना चाहिए, समाजशास्त्र भी जानना चाहिए और संगीत और कला भी जानना चाहिए। और इनके संपर्क में जितने भी युवा आए उनका एक ही था, वो सब इनसे प्रभावित थे। वो कहते थे, मार्क्सवादी थे, लेकिन अपने आप को मार्क्स शास्त्री कहलाना पसंद करते थे, मार्क्सोलॉजिस्ट कहलाना पसंद, मार्क्सवादी नहीं, मार्क्सोलॉजिस्ट, मार्क्स शास्त्री कहलाना पसंद करते थे। और इन्होंने भौतिकवादी परिप्रेक्ष्य में
मार्क्सवादी जो भारत का अध्ययन किया है भौतिकवादी परिप्रेक्ष्य में मार्क्स के संदर्भ में किया है। राधा कमल मुखर्जी ने निसंदेह समाजशास्त्र को एक सार्वभौमिक ब्रांड के रूप में स्थापित किया भारत में। राधा कमल मुखर्जी जो थे लखनऊ में, उन्होंने एक ब्रांड के रूप में, घुरिया जी के बाद राधा कमल मुखर्जी ने एक ब्रांड के रूप में स्थापित किया। तो डीपी मुखर्जी ने ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक मोड है उसमें समाजशास्त्री अध्ययन की वकालत की। आप नई पद्धतियों को आपने उतना स्वीकार नहीं किया। आप कहते थे हमें भारतीय स्वरूप को, भारतीय समाज को अगर हम देखना चाहते हैं तो उसके भारतीय स्वरूप को इंडियन वर्जन में देखना होगा। मार्क्सवादी अप्रोच लगा के हम भारतीय समाज को इंडियन वर्जन में हम देखने का प्रयास करें। डीपी ने कहा था जो मार्क्सवादी अप्रोच है वो भारतीयकरण और भारत की सामाजिक वास्तविकता को जानने में बहुत ही उपयोगी साबित होगी, ये इनका कहना था। बहुत से समाजशास्त्रियों ने इंडोलॉजी और कल्चरोलॉजिकल अप्रोच की। उसके बाद डीपी के बाद भारत के कई समाजशास्त्रियों ने इंडोलॉजिकल या कल्चरोलॉजिकल अप्रोच को समाजशास्त्री अध्ययन में एक हॉलमार्क के रूप में लिया है। एक हॉलमार्क के रूप में इंडोलॉजी और कल्चरोलॉजिकल अप्रोच को लिया है। डीपी ने संस्कृति और वर्ग संरचना की बात की है। संस्कृति के साथ साथ वर्ग संरचना की बात करते हैं और एक साउंड शेप देने में इन्होंने की एक महत्वपूर्ण भूमिका। एक भारतीय समाजशास्त्री को, एक भारतीय अध्ययन को एक साउंड शेप में देने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये इनका बहुत अध्ययन था, समाज में परंपराओं का अध्ययन करना था। डीपी मुखर्जी के बाद ये जो है उनने बहुत से एक नई अप्रोचेस लेके आए, है ना, और धीरे 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 मार्क्सवादी अप्रोच के साथ इन्होंने भारत में समाजशास्त्र को विश्लेषण किया। आज इन्हीं के बारे में हम यहाँ पे आपसे चर्चा करेंगे। ये संस्कृति के समाजशास्त्र, सोसला जी आप कल्चर के जनक कहलाते हैं। डीपी सर, सोसला जी आप कल्चर के जनक कहलाते हैं। समाज को समझने के लिए इनका कहना था हमें दर्शन और इतिहास के समन्वयात्मक आधार को लेना चाहिए। मतलब दर्शन और आपका इतिहास, इन दोनों के समन्वयात्मक दृष्टिकोण से हम समाज को समझ सकते हैं, समाज की व्याख्या कर सकते हैं। एक शिक्षक के रूप में इनका बहुत बढ़िया योगदान है। ये कहते थे लेखन में इनको इतना ज्यादा विश्वास नहीं था। बोले लेखन की जगह शब्दों के स्थान पे बोले गए जो शब्द हैं उसको महत्वपूर्ण मानते थे। और इसलिए डीपी मुखर्जी उस दौर में एक ऐसे प्राध्यापक थे जिनकी कक्षा, कॉफी हाउस और ड्राइंग रूम में स्वतंत्र वातावरण में वो विचारोत्तेजक अपने व्याख्यान देते थे। आज कोरोना पीरियड में जो वर्क फ्रॉम होम की बात चल रही ना कि आप घर से क्लासेस लगाइए, ऑनलाइन क्लासेस लगाइए, ये डीपी सर कॉफी हाउस में चर्चा करते थे, घर में अपने ड्राइंग रूम में चर्चा करते हैं। हालांकि उस वक्त टेक्नोलॉजी का इतना वो नहीं था स्कोप, तो 2-4 लोग इनके मित्र थे, स्टूडेंट थे, क्लास में बच्चे रहते थे। इसके बाद आपके कॉफी हाउस में इनकी बैठक होती थी और कभी अगर कॉफी हाउस नहीं तो इनके घर के ड्राइंग रूम में इनके यहाँ बैठक होती थी और उसमें चर्चा करते थे। यानी आज भी हमको देखना पड़ेगा कि हमारे लिखने से ज्यादा प्रभाव हमारे शब्द का होता है। इसलिए विद्यार्थियों में डीपी सर सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे और विद्यार्थी, उनके जो विद्यार्थी हैं उनके दिमाग में वे अभी भी बसे हुए हैं। दूसरी चीज, एक सर्वाधिक लोकप्रिय समाजशास्त्री तो हैं डीपी सर। उन्होंने समाज विज्ञान को एक सीमित कटघरे में खड़ा नहीं किया। इन्हें समाज विज्ञान में एक सीमित कटघरे में समाज विज्ञान को नहीं रखा। वो कहते थे समाजशास्त्र जो है सामाजिक दार्शनिक रूप में प्रवेश किया है और अनुभवात्मकवादी बाद में हो गए थे। इन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा को से सामाजिक यथार्थता को समझने की एक पद्धति के रूप में स्वीकार किया। बोले मार्क्सवादी अप्रोच, मार्क्सवादी थे, बोले उसी अप्रोच को लेके उन्होंने कहा कि हमें सोशल रियलिटी को जानना चाहिए। मतलब सामाजिक यथार्थता को जानने के लिए मार्क्सवादी अप्रोच बहुत जरूरी है। और धीरे धीरे आप देखेंगे भारत में जो देसी समाजशास्त्र और मानव शास्त्र की आवश्यकता पे इन्होंने जोर दिया। इनका कहना था पाश्चात्य समाजशास्त्र तो ठीक है, लेकिन स्थानीय देशी समाजशास्त्र और देशी मानव शास्त्र हमको जानना बहुत जरूरी है। इनकी बहुत सी किताबें हैं, इन्होंने समय समय में कई किताबें लिखी हैं। ये तथ्यों के एकत्रीकरण के माध्यम से किसी प्रकार के अनुभविक शोध के साथ नहीं जुड़े।
ये कहते हैं हम तत्वों के माध्यम से अनुभविक इंपेरिकल स्टडीज करते हैं, उसके साथ ये जुड़े नहीं थे। लेकिन उसका विरोध नहीं किया। ये कहते हैं वास्तव में इनको सामाजिक आलोचक, सामाजिक दार्शनिक और संस्कृति शास्त्री के रूप में इन्होंने अपने आप को ढाला और उसी के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने करा। संगीत और कला का भी ने भारतीय संस्कृति में योगदान बताया। बोले संगीत और कला भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण है और इनकी कुछ किताबें हैं जिनमें जानना हमके लिए जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। इन्होंने बंगला में भाषा में 9 पुस्तकें लिखी हैं और अंग्रेजी में 10 पुस्तकें। मॉडर्न इनका एक किताब है मॉडर्न इंडियन कल्चर, सबसे श्रेष्ठ 1942 में आई थी। बेसिक कंसेप्ट इन सोशलॉजी 1932 में आई थी। फिर पर्सनालिटी एंड द सोशल साइंसेस 1924 में। मॉडर्न इंडियन कल्चर भी एक इनकी 19 रिवाइज हुई, इसको 1948 में फिर आई। व्यूज एंड काउंटर व्यूज नाम की इनकी किताब है जो 1946 में। मॉडर्न इंडियन कल्चर, डाइवर्सिटीज, टैगोर पे भी इन्होंने लिखा है, टैगोर ए स्टडी 1943 में इनकी किताब है। ऑन इंडियन हिस्ट्री ए स्टडी इन मेथड 1940। इंट्रोडक्शन टू म्यूजिक, देखिए संगीत के बहुत ललक थी इनको, इन्होंने इंट्रोडक्शन टू म्यूजिक लिखा जो 1945 में। तो वास्तव में बंगाल में साहित्यकार, समीक्षाकार, उपन्यासकार, निबंधकार के रूप में टीपी मुखर्जी आज भी जाने जाते हैं। ये मानव समाज में कार्यरत आर्थिक सामाजिक शक्तियों का अध्ययन करने वाले महत्वपूर्ण विद्वान हैं। 1955 में जो भारतीय समाजशास्त्र परिषद का सम्मेलन हुआ था उसके अध्यक्षीय भाषण में इन्होंने कहा था कि मैं अर्थशास्त्र से इतिहास और इतिहास से समाजशास्त्र में आया हूं। ज्ञान से ही किसी व्यक्तित्व का निर्माण होता है, इसलिए आप जितना ज्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे उतना ज्यादा आपका व्यक्तित्व स्थापित होगा। भारतीय बौद्धिकों ने उसी के आधार पर बोले हम लोगों ने भारत के जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं उनका ज्ञान वो विश्व दृष्टि है, वो विश्व को दृष्टि दी है। ये अलग अलग चीज ने कहा, भारत इनका कहना था, इन्होंने एक बहुत अच्छा कोटेशन दिया है जो नागला सर की किताब में आपको पढ़ने को मिलेगा। बीके नागला सर की एक किताब है, उसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कुछ उन्होंने विस्तार से लिखा है कि भारतीय समाज मधुमक्खियों और मकड़ियों जैसा है जो अनुशासन के साथ जुड़ी है। आपने देखा कि मधुमक्खी एक अनुशासन वे में आके अपना छत्ता बनाती है, उसमें शहद इकट्ठा करती है, मकड़ी भी अपना जाला अनुशासित रूप से बनाती है। बोले इसकी खूबसूरती यही है भारतीय समाज की, यहाँ अधिकांश लोग यह अनुभव नहीं करते कि वे अनुशासित हैं और अपने अनुशासन में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, जबकि वेस्टर्न पश्चिम के लोग जो हैं बाजारी अर्थव्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, तो बाजार के साथ जुड़े हुए हैं, वे अपने को स्वतंत्र अनुभव नहीं करते, वे विज्ञापन, क्योंकि बाजार की अर्थव्यवस्था जब आदमी जुड़ जाता है तो वो किससे जुड़ता है, विज्ञापन, समाचार पत्र, दुकानों की एक श्रृंखला, सीरीज और बटुए से प्रभावित होता है। आपकी जेब में अगर पैसा है, आपके पॉकेट में मनी है तो आप सब कुछ खरीदोगे। आप टीवी में, फिल्मों में, समाचार पत्र में जो विज्ञापन देखते हो, आपकी जरूरत की चीज हो या ना हो, अगर बहुत ही अट्रैक्टिव विज्ञापन है आप तत्काल खरीद लेते हो। ये पश्चिम की बात थी और यही आज भारतीय संस्कृति में आ रहा है, जिसके लिए उन्होंने मना किया था, लेकिन आज हम उसी में लिप्त हो रहे हैं। बोले इसमें व्यक्ति की इच्छा, व्यक्तिगत अधिकार, उपभोक्ताओं के अधिकारों को कोई बल नहीं मिलता। मतलब उपभोक्ता क्या चाहता है वो हम नहीं ले रहे हैं, हमारी इच्छा क्या नहीं, हम जो विज्ञापन बता रहा है उसको ले रहे हैं। इन्होंने बहुत खुल के बात की थी कि ब्रिटिशर्स ने भारतीय समाज में बहुत सी चुनौतियां पैदा की। अभी 2 दिन पहले हमने एक व्याख्यान सुना था विद्युत ज्योति सर का, उसमें भी उन्होंने कहा था कि एम शाह ने भी कहा था कि ब्रिटिशर्स ने कहा था भारतीय समाज में हमारे परिवार व्यवस्था को उन्होंने संयुक्त रूप से बताया। बोले यहाँ पे फंक्शनलिज्म की बात नहीं करी है, अंग्रेजों ने गलत बताया, स्थायित्व की बात की, जबकि वो फंक्शनलिज्म के रूप में। तो इन्होंने भी कहा कि ब्रिटिश समाज ने बहुत चुनौतियां पैदा की भारतीय समाज को विश्लेषित करने में। अब परंपरा का जो इन्होंने अर्थ किया है, परंपरा को बोलते हैं, परंपरा का अर्थ है प्रसार। सामान्य भाषा में हम परंपरा, ट्रेडिशन को प्रसार करना समझते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। डीपी मुखर्जी कहते थे परंपरा एक स्रोत के रूप में, एक सोर्स के रूप में देखना चाहिए हमें, क्योंकि तो ग्रंथों से जुड़ी है ना। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं, महाभारत है, गीता है, रामायण है, वेद पुराण, इन सब से हमको परंपरा के रूप में हम ले रहे हैं ना, तो स्रोत हमारे ग्रंथ हैं। और बोले एक परंपरा का काम बनाए रखना है जीवन को, और इसको बनाए रखने के लिए वो कहते हैं परंपराएं बदलती भी हैं, समय के परिप्रेक्ष्य में, काल के परिप्रेक्ष्य में बदलती हैं। और भारत में परंपराओं के 3 सूत्र उन्होंने बताए हैं। एक है श्रुति,
दूसरा स्मृति और तीसरा अनुभव। अनुभव व्यक्ति का अपना अनुभव, जो हम अपना अनुभव प्राप्त करते हैं, जैसे वो एक क्रांतिकारी सूत्र के रूप में उन्होंने बताया। फिर दूसरी चीज ये जो कह रहे थे डीपी मुखर्जी ने कहा कि परंपराएं 3 भाग के रूप में हमें देखना चाहिए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक रूप से भारतीय संस्कृति सर्वमान्य और मूलभूत है। द्वितीयक परंपरा में वो कहते हैं इसका दर्जा दूसरा है, ये मुगल काल में आई, मुस्लिम के आने के बाद बनी। और तीसरी परंपरा ब्रिटिश परंपरा के आने से समन्वित हुई और पल्लवित हुई। प्राकृतिक स्रोत, सौंदर्य बोध और धार्मिक परंपराओं के प्रति सहिष्णुता उस समय विकसित नहीं हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे विकसित हो रही। तो इन्हें 3, एक हमारी प्रारंभिक परंपरा है, दूसरा मुगल काल की परंपरा है और तीसरी ब्रिटिश। भारत में परंपराएं 3 स्टेजेस में है। ये पश्चिम के पृथकवाद की धारणा के विरोधी थे, उसके खिलाफ थे, उसको स्वीकार नहीं करा। इनकी मानता थी कि पृथकवाद ने व्यक्ति को शारीरिक और बौद्धिक इकाइयों में बदल दिया है। पृथकवाद ने व्यक्ति को शारीरिक और बौद्धिक इकाइयों में बदल दिया है। अब व्यक्ति जो है मनोवैज्ञानिक इकाई भी है। पश्चिम की औद्योगिक संस्कृति ने लोगों को आत्म केंद्रित इकाइयों में बदल दिया है। ये अलग अलग प्रकार से इन्होंने व्याख्या की है। और हम देखते हैं, इन्होंने कहा आज जो आधुनिकीकरण है वो यथार्थ और नकली के बीच में फंसा हुआ है। उन्होंने वर्ग, भारत के इतिहास को उन्होंने किसी प्रकार के वर्ग संघर्ष से नहीं जोड़ा। बोले भारत में कोई वर्ग संघर्ष नहीं है, यहाँ तक कभी हुआ ही नहीं। यहाँ तो धर्म और दर्शन का स्थान प्रभुत्वशाली था और दीर्घ समय तक हमारा जो इतिहास है सांस्कृतिक संश्लिष्टता का इतिहास रहा है। ये बहुत सी चीज है। अब संगीत पे जो मैंने बात की थी इनकी, डीपी की एक कृति है इंट्रोडक्शन टू म्यूजिक, 1945 में आई थी। इसकी तुलना समाजशास्त्रियों ने मैक्स वेबर की एक कृति है द रैशनल एंड सोशल फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक, उससे की है। डीपी सर की जो किताब जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, इंट्रोडक्शन टू म्यूजिक, ये मैक्स वेबर के कृति द रैशनल एंड सोशल फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक से इसकी तुलना की जाती है। इन्होंने कहा कि संगीत जो है ये भारत में एक परंपरागत रूप से रहा है। राजा महाराजाओं के यहाँ संगीत होता था। भारतीय यूरोपियन संगीत की इन्होंने तुलना की है और कहा कि संगीत की शैली और उसकी स्वरावली सबको प्रभावित करती है। वास्तव में अगर हम नटशेल में देखें, ध्रुवज्योति प्रसाद मुखर्जी भारतीय समाजशास्त्र के एक अग्रणी समाजशास्त्री, बौद्धिक उपलब्धियां इनको प्राप्त करने के लिए वे सदैव प्रयत्नशील रहे और बौद्धिक होने के नाते नाते ये सामाजिक यथार्थ के स्रोत और क्षमताओं का पता लगाने के लिए उन्होंने परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्वात्मक संदर्भ को देखा। और इनका वास्तव में जो अगर हम देखना चाहें तो अर्थशास्त्र में प्रशिक्षित थे ये। कलकत्ता और लखनऊ में शिक्षण कार्य किया। कलकत्ता में भी इन्होंने शिक्षण कार्य किया बंगभाषी कॉलेज में। उसके बाद राधा कमल मुखर्जी के कहने पे लखनऊ में आ गए थे। भारतीय परंपराओं में निहित जो सामाजिक यथार्थ की प्रकृति और अर्थ को प्राप्त करने का प्रयास किया। इनका उद्देश्य ही था सामाजिक, ये कहते थे सामाजिक परिवर्तन को जानने के लिए हमें परंपराओं का अध्ययन करना है। जब तक हम अपनी ट्रेडिशन, अपनी परंपराओं को नहीं जानेंगे, हम सामाजिक परिवर्तन को नहीं बता सकते। और सामाजिक परिवेश से पोषित व्यक्ति का विकास दिया। इनको जो बोला कि समाज हमारे यहाँ 2 प्रकार है। विश्लेषण के लिए इन्होंने मार्क्सवाद के उपयोग की बात की और ये कहते थे आराम कुर्सी वाले आलोचक नहीं होना चाहिए, है ना। और इनके जो मुद्दे थे, भारतीय परंपरा की बात की, परंपरा और आधुनिकता की बात की, व्यक्तित्व की बात की, नए मध्यम वर्ग की भूमिका की बात की और संगीत की। ये डीपी मुखर्जी का एक बहुत ही रोचक सिद्धांत है जो कि संगीत के साथ उन्होंने जोड़ा और 1961 को इनका निधन हुआ। लेकिन डीपी मुखर्जी ने हमारे लिए बहुत सी नई अप्रोचेस दी। आज इतना ही।